आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एकोमोडेशन एक्ट 1961 के अध्याय 3A के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं कि आपकी एग्ज़ाम में किस तरह के ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आप सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय में पंडित मोतीलाल विधि महाविद्यालय में जो भी एग्ज़ाम होगा इसी वीडियो से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक भी ऑब्जेक्ट बाहर नहीं जाएगा इस वीडियो से। दोस्तों, इसके अध्याय 1, 2 और 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने अपने YouTube चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिए हैं। आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिए। उनकी लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों, इसका अध्याय 3A बात करता है वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अभिधारियों की बेदखली के बारे में। इसमें पहला ऑब्जेक्ट पूछा गया था वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अभिधारी की बेदखली से संबंधित विशेष प्रावधान वर्णित है। इसका दोस्तों बी ऑप्शन सही है, यानी कि अध्याय 3A में बताया गया है। इसके बाद अगला पूछा गया था दूसरा, कौन सा सुझाव सही है। इसका सी ऑप्शन सही है। निष्कासन का बाद सद्भाविक आवश्यकता के आधार पर पेश करने के लिए भूस्वामी को स्थान का स्वामी होना आवश्यक होता है। इसके बाद अगला पूछा गया था संहिता की धारा 23A के तहत भूस्वामी वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अभिधारी की बेदखली के लिए निम्नलिखित में से किसके समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। दोस्तों, इसका डी ऑप्शन सही है, यानी कि भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी RCA के समक्ष वह आवेदन देगा। इसके बाद अगला पूछा गया था संहिता की धारा 23A के परंतुक के तहत जहां किसी व्यक्ति ने जो भूस्वामी है कोई स्थान या उसके का कोई हित अंतरण द्वारा अर्जित किया है, वहां ऐसे स्थान के अभिधारी की बेदखली के लिए कोई आवेदन ऐसे व्यक्ति के अनुरोध पर तब तक चलाए जाने योग्य नहीं होगा जब तक कि अर्जन की तारीख से निम्नलिखित में से कितनी कालावधि ना बीत चुकी हो। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है जहां भी अंतरण की बात होती है वहां पर आपको 1 वर्ष ही लगाना है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया था 5वां, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी धारा 23A के अधीन प्रत्येक आवेदन के संबंध में अभिधारी को निम्नलिखित में से किस धारा के तहत सम्मन जारी कर सकता है। दोस्तों, इसका बी ऑप्शन सही है। धारा 2B के तहत वह सम्मन जारी कर सकता है। इसके बाद अगला पूछा गया था 6वां, यदि भाड़ेदार जिसके विरुद्ध द्वितीय अनुसूची के प्रारूप में सम्मन की तामील दी जाती है निष्कासन प्रतिवाद करना चाहते हैं, तब उसके द्वारा निष्कासन के आवेदन के विरुद्ध बचाव या प्रतिरक्षा हेतु आवेदन शपथ पत्र के साथ होना चाहिए और वह समन प्राप्त होने के निम्नलिखित में से कितने दिनों के अंदर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दोस्तों, इसका बी ऑप्शन सही है। 15 दिनों के अंदर वह प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके बाद अगला पूछा गया था 7वां, वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अभिधारी की बेदखली के लिए भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी की समक्ष प्रस्तुत बाद में अभिधारी पर विहित प्रारूप में तामील कर दिए जाने पर वह उस स्थान से बेदखली के लिए की गई प्रार्थना में तब तक प्रतिवाद नहीं करेगा जब तक कि वह समन की तामीली की तारीख से, इसका सी ऑप्शन सही है, 15 दिवस यानी कि 15 दिन। इसके बाद अगला पूछा गया था RCA आवेदन प्राप्त करने की तारीख से कितने समय के भीतर अभिधारी को यदि आवश्यक हो आवेदन में प्रतिवाद करने की इजाज़त
उस दशा में देगा, जबकि शपथ पत्र द्वारा समर्पित उस आवेदन से जो अभिधारी द्वारा फाइल किया गया है ऐसे तथ्य प्रकट होते हैं जो भूस्वामी को धारा 23A में निर्दिष्ट आधार पर उस स्थान के कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए आदेश अभिप्राप्त करने में निहित है। इसका दोस्तों बी ऑप्शन सही है, 1 मास। दोस्तों इस वीडियो से एक भी ऑब्जेक्ट बाहर नहीं पूछा जाएगा। आप अगर सिविल जज बनना चाहते हो तो इन वीडियो को जरूर देखिए। इसके बाद अगला पूछा गया था, अभिधारी को आवेदन में प्रतिवाद करने की इजाज़त देने के पश्चात भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी भूस्वामी की सुनवाई यथाशीघ्र प्रारंभ करेगा और उसका निराकरण अभिधारी को दिए गए आदेश दिनांक से कितनी अवधि के भीतर करेगा। इसका बी ऑप्शन सही है, 6 माह की अवधि के भीतर वह करेगा। इसके बाद अगला पूछा गया था 10वां, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी अध्याय 3A के तहत कोई जांच करते समय निम्नलिखित में से किसकी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है, लघु वाद न्यायालय की प्रक्रिया का है अनुसरण करेगा। इसके बाद अगला पूछा गया था 11वां, भाड़ा नियंत्रक अधिकारी द्वारा मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 के अध्याय 3A के प्रावधानों के अंतर्गत पारित किसी आदेश के विरुद्ध, दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही है, केवल रिवीजन हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। इसके बाद अगला 12वां, किराया नियंत्रण अधिकारी के द्वारा अध्याय 3A के अंतर्गत पारित आदेश के विरुद्ध, इसका सी ऑप्शन सही होगा, केवल पुनरीक्षण हो सकता है, यानी कि केवल रिवीजन हो सकता है दोस्तों, पुनरीक्षण यानी कि रिवीजन। इसके बाद अगला पूछा गया था 13वां, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण होगा। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है, उच्च न्यायालय के समक्ष होगा। इसके बाद अगला पूछा गया था, किराया नियंत्रण अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण प्रस्तुत किया जाएगा। इसका भी दोस्तों बी ऑप्शन है, उच्च न्यायालय के समक्ष। इसके बाद अगला, सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी द्वारा उसकी सद्भावना पूर्वक आवश्यकता के आधार पर किराएदार के निष्कासन के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र पर भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण हो सकेगी। दोस्तों इसका ये ऑप्शन सही है, उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण हो सकेगा। इसके बाद अगला पूछा गया था 16वां, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी यानी कि RCA द्वारा मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 23A के तहत पारित आदेश के विरुद्ध अपील किसे होगी। इसका ए ऑप्शन सही है, उच्च न्यायालय को अपील होगी। इसके बाद अगला पूछा गया था 17वां, सद्भाविक आवश्यकता के आधार पर एक सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी द्वारा किराएदार की बेदखली हेतु पेश आवेदन पर भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण पेश होगी, यानी कि रिवीजन पेश होगा। दोस्तों इसका ये ऑप्शन सही है, उच्च न्यायालय के समक्ष। इसके बाद अगला पूछा गया था, किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा उसके किराएदार के विरुद्ध भाड़ा नियंत्रक अधिकारी के समक्ष सद्भाविक आवश्यकता आधारित प्रस्तुत बाद में पारित अंतिम आदेश के विरुद्ध कोई रिवीजन प्रस्तुत किया जाएगा। दोस्तों इसका ये ऑप्शन सही है, उच्च न्यायालय के समक्ष। इसके बाद अगला पूछा गया था 19वां, धारा 23 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा RCA के आदेश। दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही है, रिवीजन किया जा सकता है। इसके बाद अगला पूछा गया था 20वां, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध विथित व्यक्ति द्वारा पुनरीक्षण आवेदन उच्च न्यायालय के समक्ष आदेश की तारीख से कितनी अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका
सी ऑप्शन सही है 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके बाद अगला पूछा गया था, बेदखली के आदेश के प्रवर्तन को रोकने के लिए आरसीए द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश कुल मिलाकर कितने दिनों का होता है। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही है 6 माह की कालावधि के लिए प्रवृत्त नहीं हो रहेगा। इसके बाद अगला पूछा गया था 22वां, निम्नलिखित में से किस धारा में अधिभोग तथा पुनः प्रवेश के लिए कब्जे की पुनः प्राप्ति का प्रावधान किया गया है। इसका सी ऑप्शन सही है धारा 23(6) यानी कि 23(g) में और धारा 17 में भी इसके बारे में बताया गया है, अधिभोग तथा पुनः प्रवेश के लिए कब्जे की पुनः प्राप्ति। इसके बाद अगला पूछा गया था, यदि अभिधारी की बेदखली के लिए आदेश धारा 23(a) के खंड का में विनिर्दिष्ट आधार पर किया जाता है तो भूस्वामी उसका कब्जा उस आदेश की तारीख से निम्नलिखित में से कितनी कालावधि के अवसान के पूर्व अभिप्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है 2 मास की अवधि। इसके बाद अगला पूछा गया था, आवासीय स्थान की सद्भावी आवश्यकता के आधार पर निष्कासन के मामले में भूस्वामी स्थान का कब्जा ... के पहले प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसका बी ऑप्शन सही है 2 मास के भीतर वह प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसके बाद अगला पूछा गया था 25वां, गैर रिहायशी या रिहायशी भवन की सद्भावना पूर्वक आवश्यकता के आधार पर निष्कासन के मामले में भूस्वामी निष्कासन के संबंधी निर्णय के दिनांक से। इसका बी ऑप्शन सही है 2 महीने के पूर्व। अगला 26वां, धारा 23 का के मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 के अंतर्गत आवेदन पत्र आरसीए यथाशाक्य निम्नलिखित समय में निराकरण करेगा। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही है 6 माह के भीतर वह निराकरण करेगा आवेदन का। अगला पूछा गया था 27वां, यदि भूस्वामी धारा 23 का के अधीन निराधार बातों को आधार बनाकर अभिधारी के विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत करता है अथवा अभिधारी द्वारा प्रतिरक्षा करने की अनुमति प्राप्त करने संबंधी आवेदन में मिथ्या तथा तुच्छ आकार पर आदेश की मांग करता है, तब आरसीए अभिधारी से भूस्वामी को या भूस्वामी से अभिधारी को प्रतिकर की धनराशि देने के लिए बाध्य कर सकता है एवं प्रतिकर की ऐसी धनराशि विवादित स्थान के निम्नलिखित में से कितनी अवधि के भाड़े से अधिक नहीं होगी। दोस्तों ऑप्शन सही है 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों अगला पूछा गया था 28वां, जो भूस्वामी मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 23(a) के अधीन कोई मिथ्या या तुच्छ आवेदन करता है उसे एक बार में उस स्थान के। दोस्तों इसका ये ऑप्शन सही होगा 6 माह। इसके बाद अगला पूछा गया था 29वां, निम्नलिखित में से किस धारा के तहत अध्याय 3A के प्रयोजनों के लिए भूस्वामी को परिभाषित किया गया है। इसका डी ऑप्शन सही है धारा 23(j) के अधीन भूस्वामी को परिभाषित किया गया है। इसके बाद अगला पूछा गया था मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 की धारा 23(j) के उद्देश्य से कौन भूस्वामी नहीं है। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है किसी सरकार का कर्मचारी वह भूस्वामी नहीं है। इसके बाद अगला पूछा गया था 31वां, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 23(j) के अंतर्गत कौन भूस्वामी नहीं है। इसका बी ऑप्शन सही है एक शासकीय कर्मचारी इसके अंतर्गत नहीं आता। इसके बाद अगला मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अध्याय 3(a) के तहत एक भूस्वामी में सम्मिलित नहीं है। इसका डी ऑप्शन सही है प्राइवेट कंपनी का रिटायर्ड कर्मचारी। इसके बाद अगला अधिनियम की धारा 23(j) की परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भूस्वामी नहीं है। इसका डी ऑप्शन सही है कोई पूर्त संस्था। इसके बाद अगला पूछा गया था
34वां, अधिनियम की धारा 23J की परिभाषा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भूस्वामी नहीं है? नहीं है, भूस्वामी नहीं है। इसका सी ऑप्शन सही है, स्थानीय प्राधिकारी इसके अंतर्गत नहीं आता है। दोस्तों इस ऑब्जेक्ट को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। आप गलती से डी ऑप्शन भी लगा सकते हो, लेकिन इसको बहुत ही सोच समझ कर करना। इसके बाद अगला पूछा गया था, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 23J(2) के अंतर्गत भूस्वामी की परिभाषा के अंतर्गत एक सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल है। इसका सी ऑप्शन सही होगा, कंपनी का है जो कि राज्य अथवा केंद्र सरकार के स्वामित्व की या उसके द्वारा नियंत्रित है। इसके बाद अगला पूछा गया था 36वां, अधिनियम की धारा 23J में भूस्वामी की परिधि में होंगे। दोस्तों इसका डी ऑप्शन ही सही होगा, ये सभी। इसके बाद अगला पूछा गया था 37वां, मध्य प्रदेश आवास नियंत्रण अधिनियम 1961 की धारा 23J के उद्देश्य से कौन भूस्वामी नहीं है? इसका बी ऑप्शन सही होगा, किसी सरकार का कर्मचारी वह भूस्वामी नहीं है। इसके बाद अगला पूछा गया था, अधिनियम की धारा 23J के अर्थों में सेवानिवृत्ति के बाद आवास स्थान को अर्जित करने वाला सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी भूस्वामी हैं। इस निम्नलिखित प्रकरण में अभी निर्धारित किया गया है। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है, आपको इस बात को ध्यान रखना है। इसके बाद अगला पूछा गया था, भूस्वामी की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अभिधारी की बेदखली के लिए विशेष उपबंध जो कि मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अध्याय 3A में हैं, जो लागू होते हैं। इसका ए ऑप्शन सही होगा, कोई विधवा या विच्छिन्न विवाह पत्नी। विच्छिन्न विवाह पत्नी का अर्थ है यानी कि तलाकशुदा पत्नी। दोस्तों इस चैप्टर से इतने ही ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इससे एक भी ऑब्जेक्ट बाहर नहीं जाएगा आपके एग्जाम में। और इसके अध्याय 1, 2 और 3 के ऑब्जेक्ट क्वेश्चन भी दोस्तों मैंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दी है कि इन चैप्टरों से किस प्रकार के ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। दोस्तों आपने अगर इन वीडियो को देख लिया तो आपके एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्ट गलत नहीं होगा, ना ही इन वीडियो से कोई भी ऑब्जेक्ट बाहर जाएगा। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।